हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के ऐसे मॉक टेस्ट की बात करेंगे जिसमें हमने सभी चैप्टर के पिछले टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे हुए प्रश्न रखा है। इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं कि आपकी हिंदी की तैयारी कैसी चल रही है। जो भी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट उनको टाइम पर मिल जाए। हमारे सभी क्लास के पीडीएफ फ्री में प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का ये नंबर है, इसमें आप लोग अपना नाम और नंबर लिखकर भेजिए जिससे हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रज भाषा है वह काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। काव्य भाषा के रूप में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये जो ब्रज भाषा थी यह कृष्ण भक्ति काव्य की एकमात्र भाषा थी। कृष्ण भक्ति काव्य जो है वह पूरा ब्रज भाषा में है। लगभग पूरा रीतिकालीन साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसलिए ये काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखिए, ब्रज भाषा का मध्यकाल में बहुत ही ज़्यादा विस्तार हुआ था, लेकिन उसके बाद अचानक से इसमें गिरावट आई और इसका स्थान खड़ी बोली ने ले लिया था। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार पूछ रहा है। अनुप्रास, श्लेष, यमक, अन्योक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, बेर और बेर शब्दों की आवृत्ति हुई है, दो बार शब्द है। अर्थ क्या है इनका, एक ही है या अलग अलग? देखते हैं इसको। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। यहाँ पर देखिए, बेर का अर्थ है बेर जो बैर होती है, और यहाँ पर तीन बेर खाती मतलब 3 टाइम्स खाती है। तो यहाँ पर देखिए, एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? अनुप्रास, श्लेष, यमक, अन्योक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण हम आपको और बताते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग वापाए बौराय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुप्रास कहाँ पर होता है? जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है। और श्लेष कहाँ पर होता है? जहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास, अमीर खुसरो। यहाँ पर देखिए, इसकी हम आपको ट्रिक बताएंगे भक्ति काल के कवि याद करने की। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भक्ति काल के कवि नाभादास भी हैं, रसखान भी हैं और नंददास भी हैं। अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं हैं। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या है? यहाँ पर देखिए, इसकी ट्रिक है रश्मि जी के शब्दास। रश्मि जी के शब्दास। रा से हो जाएगा रसखान, मी से हो जाएगा मीरा। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, हमारे पास जगह नहीं है नोट करने की। जी से हो जाएगा जायसी और सबदास। सबदास मतलब जिनमें भी दास लगा होता है, जैसे सूरदास, सुंदरदास, तुलसीदास, रैदास, कबीरदास, नरोत्तम दास। ये सभी दास हो जाएंगे सबदास का मतलब। तो यहाँ पर देखिए, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी रश्मि जी के सबदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं है, बाकी नाभादास, रसखान, नंददास ये सभी भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में नाम लिया जाता है? कुंभनदास का, सूरदास का, परमानंदास का या कृष्णदास का? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि जो हैं उसके रूप में सूरदास जी का नाम लिया जाता है। अष्टछाप में 8 कवि हैं, 4 तो देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास। 4 हम आपको और बता दे रहे हैं, उनको भी नोट कर लीजिए। छीत स्वामी, और गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ये 4 हमने आपको और बता दिया। तो यहाँ पर अष्टछाप में 8 कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पुरोहित में उपसर्ग है। यहाँ पर देखिए, उपसर्ग पूछा। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? जो अंत में लगते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा मतलब पहले लगेगा।
पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरश, पुरह, पुरा, पुर। तो यहाँ पर देखिए पहले शब्द को दो भागों में तोड़ते हैं। तो अगर हम पुरोहित का विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पुरह धन हित। तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग क्या हुआ? पुरह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दृगंचल का सही संधि विच्छेद है। अब यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद पूछा है। दृग धन अंचल, दृक धन अंचल, दृगम धन अचल, दृग धन चल। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृगंचल। दृगंचल का जब विच्छेद करेंगे तो दृक धन अंचल आएगा। यहाँ पर देखिए का तीसरा वर्ड गा हुआ है। यहाँ पर कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, क्योंकि देखिए व्यंजन का यहाँ पर मेल स्वर से हुआ है। तो जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो वहाँ पर क्या होता है? व्यंजन संधि होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। जब किसी भाषा का निर्माण होता है तो सही अनुक्रम उसका क्या होता है? शब्द ध्वनि वाक्य पद, शब्द वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द, ध्वनि शब्द पद वाक्य। यहाँ पर देखिए भाषा निर्माण की बात हो रही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और उसी ध्वनि से वर्ण बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ध्वनि बनेगी, ध्वनि से फिर क्या बनेंगे? शब्द। ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि और वर्ण एक ही हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है? ध्वनि का निर्माण होता है। ध्वनि से शब्द बनते हैं और शब्दों से भी पद बनते हैं। और जब कई पद हो जाते हैं तो उन्हीं से वाक्य बन जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? पारमुख पेची, परामुख पेची, परमुखापेक्षी, परमुख पेक्षी। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से मतलब कौन सा शब्द इसमें से सही लिखा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमुखापेक्षी। दिमाग में इसको रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परमुखापेक्षी लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि यहाँ पर पूछ रहा है। सप्तर्षि, निराधार, सत्कार, हिमालय। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम विच्छेद करेंगे। सप्तर्षि का हो जाएगा सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि। यहाँ पर देखिए आ और री का मेल हुआ है। यहाँ पर देखिए गुण संधि हो जाएगी जो कि स्वर संधि का भेद है। नेक्स्ट देखेंगे निराधार। निराधार हो जाएगा निह धन आधार। अब यहाँ पे विसर्ग है तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। ये भी राइट नहीं है, पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। अब तीसरा देखते हैं सत्कार। सत्कार का विच्छेद होगा सत धन कार। तो यहाँ पर देखिए व्यंजन का मेल हो रहा है व्यंजन से ही। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिमालय भी देख लेते हैं। हिम धनालय, यहाँ पर भी स्वर संधि है तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को चला जाएगा, सत्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाइसराय में कौन सा उपसर्ग होता है? उपसर्ग मतलब जो पहले लगते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा उपसर्ग होता है? वा, वाई, वाइस या राय। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइस। उपसर्ग में देखिए कुछ संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं, कुछ अरबी फारसी उपसर्ग भी होते हैं, कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाइस राय है और इसका वाइस उपसर्ग जो लगा है ये अंग्रेजी का उपसर्ग है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुसुम कोमल में कौन सा समास है? कुसुम कोमल, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। अब यहाँ पर देखिए कुसुम कोमल मतलब कुसुम के समान कोमल है। क्या होगा इसका अर्थ? यही होगा, कुसुम के समान कोमल है। अब जहाँ पर के समान विशेषण विशेष संबंध, वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विशेषण विशेष संबंध जहाँ पर होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या मिश्रित। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ ये तीनों भेद हैं शब्द के बनावट के आधार पर। शब्द के भेद कई आधार पर होते हैं, तो यहाँ पर बनावट के आधार पर होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहाँ पर पूछ रहा है जिसके कई सार्थक खंड हो सके। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
रूढ़ क्या होता है? जिसमें कोई सार्थक खंड ना हो सके वो रूढ़ होता है, और जिसके कई सार्थक खंड हो सके वो यौगिक होता है। और योग रूढ़ वो होता है जिसमें कोई अलग अर्थ दे, जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो वो हो जाता है योग रूढ़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई, सूर्या। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी सेम सेम हो गए हैं, तो यहाँ पर हम डी को कर लेते हैं सूर्यो, सूर्यो। अब यहाँ पर देखिए सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई, सूर्यो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होता है सूर्या। ऑप्शन पे मत जाइए, बस आप लोग ये याद रखिए कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अवनी, वसुधा, इला, प्रसून। अब अगर हम यहाँ पर धरती के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रसून जो होता है ये धरती की पर्यायवाची नहीं बल्कि पुष्प की पर्यायवाची होती है। धरती की पर्यायवाची की बात करें तो अवनी, वसुधा, इला, भू, धरा, पृथ्वी, वसुंधरा, मेदिनी, ये सभी धरती की पर्यायवाची होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मृदुल का विलोम शब्द है? कठिन, खराब, रुच, कठोर। मृदुल का विलोम पूछा है यहाँ पर, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मृदुल का विलोम शब्द रुच होता है, याद रखिएगा ये। मृदुल का आप लोग कठोर, खराब या कठिन नहीं लगा सकते, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठरानल, दावानल, बड़वानल या कामानल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है। जठरानल क्या होती है? पेट की अग्नि को, जो अन्न को पचाने वाला जठर रस होता है, तो पेट की अग्नि को जठरानल कहते हैं। बड़वानल क्या होती है? बड़वानल होती है जल में लगने वाली आग। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, दावानल होती है जंगल में लगने वाली आग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। कौन सा वाक्य है इसमें? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। वाक्य के 3 भेद होते हैं, तीनों यहाँ पर दिए हुए हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। यहाँ पर एक वाक्य दिया और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। संयुक्त वाक्य जो होते हैं वो 2 सरल वाक्यों से बनते हैं। सरल वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे रमेश पढ़ता है, ये हो गया सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? 2 सरल वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर 2 सरल वाक्य कौन कौन से हैं? उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। संयुक्त वाक्य की एक और पहचान होती है, नोट कर लीजिए आप लोग। ये जो संयुक्त वाक्य होती हैं ये और, एवं, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, पर ऐसे शब्दों से जुड़े होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है भेद न लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर ना होना, अप्राकृतिक व्यवहार होना, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है पेट में दाढ़ी होने का क्या अर्थ है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट में दाढ़ी होना, मतलब छोटी उम्र में ही ज़्यादा बुद्धिमान हो जाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं। हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, सफलता समय पर आती है। यहाँ पर होगा सफलता समय पर आती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हथेली पर सरसों नहीं जमती, मतलब जब आप चाहो तब हथेली पे तुरंत सरसों जमा लो, ऐसा नहीं होता। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी नहीं कर सकते हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति, वात्सल्य, शांत, करुण। रस होते क्या हैं? काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं।
यहाँ पर पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां रस शांत रस है। देखिए रस जो है सबसे पहले इसकी व्याख्या आचार्य भरत मुनि ने की थी, उनकी एक कृति थी नाट्यशास्त्र, उसमें उन्होंने सिर्फ 8 रसों को मान्यता दी थी। उसके बाद 9वां रस शांत रस आया, तो इसीलिए यहाँ पर 9वां रस कौन सा है, शांत रस है। अब तो रस 11 हैं, लेकिन अगर मूल रूप से माने तो 9 ही रस हैं, और भरत मुनि के अनुसार माने तो 8 ही रस माने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दोहा है, रोला है, चौपाई है, सोरठा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम इनकी मात्राएं गिनेंगे। कैसे गिनेंगे मात्राएं? देखिए गुरु वर्ण होते हैं और लघु वर्ण होते हैं। गुरु वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं और लघु वर्ण की 1 मात्रा गिनी जाती है। लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, ये सभी लघु वर्ण होते हैं। और अगर गुरु वर्ण की बात करें तो गुरु वर्ण होते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सभी गुरु वर्ण होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रहीमन पानी राखिए, रा में लघु वर्ण होगा, ही में छोटी ही है, इसमें भी लघु वर्ण होगा। ऐसे देखिए यहाँ पर हमने दिखाया इन चारों में लघु वर्ण। पानी, पानी दोनों, इस पानी मतलब दोनों में इसमें गुरु वर्ण होगा। राखिए में देखिए रा में गुरु वर्ण, खी में लघु वर्ण और ए में गुरु वर्ण। तो अगर ये मात्राएं गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब पहले चरण में 13 मात्राएं हैं। ऐसे ही दूसरे चरण में गिनेंगे तो 11 मात्राएं आएंगी। ऐसे इनमें सब में गिनिए आप लोग तो इसमें भी 13 और 11 आएंगी। 13 11 13 11 मात्राएं किस में होती हैं, 13 11 मात्राएं दोहा में होती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये किस छंद का उदाहरण है, दोहा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ से देखिए आज का मॉक टेस्ट समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।